जय हिंद दोस्तों, दिस इज श्रीवास्तव। आप हैं इसका टेक के साथ। तो चलिए आज जो है रिवेटेड जॉइंट में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपको बताया था फिलेट वेल्ड क्या होता है, बट वेल्ड क्या होता है। तो अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक करते रहिए। तो आइए देखते हैं कि टांग लंबाई क्या होती है। कुछ हमने बताया था कल की परिभाषाएं हम बताएंगे इससे जुड़ी। तो टांग लंबाई क्या होती है और वेल्ड का माप क्या होता है, कंठ मोटाई क्या होती है। तो टांग लंबाई के बारे में देखिए। सर्वप्रथम, यह संलग्न क्षेत्र में बने त्रिभुज की दो समान भुजाओं में से किसी एक के बराबर होती है। यह संलग्न क्षेत्र में, संलग्न मतलब जहां पर दो प्लेटें जुड़ी हुई हैं, इसे कहते हैं संलग्न क्षेत्र, जंक्शन इसका, में बने त्रिभुज की दो समान भुजाओं में से किसी एक के बराबर होती है। ये देखिए, ये जो दूरी है ये, ठीक, इसे कहते हैं टांग लंबाई। ये इधर भी हो सकती है, ये ऊपर भी हो सकती है। तो ये है टांग लंबाई। उसके बाद है कि वेल्ड माप क्या होता है, साइज ऑफ वेल्ड। एक सामान्य फिलेट वेल्ड का माप उसकी न्यूनतम टांग लंबाई के बराबर लिया जाता है। जो न्यूनतम टांग लंबाई है ये हमने आपको बताया, इसी के बराबर लिया जाता है वेल्ड का माप। इसे यस से दर्शाते हैं। इसका जो है न्यूमेरिकल में उपयोग करेंगे। देखिए, ये जो दूरी होती है ये वेल्डिंग किया जाता है, जो ऐसे किया जाता है और यहीं पे मटेरियल भरा जाता है अंदर। तो ये जो दूरी होती है तिर्यक, देखिए, तो ये दूरी क्या होती है, साइज ऑफ वेल्ड। उसके बाद है कंठ मोटाई, थ्रॉट थिकनेस। तो कंठ मोटाई क्या होती है, यह वेल्ड की नोकों को मिलाने वाली रेखा से वेल्ड के जड़ तक की लंबवत दूरी होती है। देखिए, वेल्ड के नोकों को मिलाने वाली रेखा ये है ना, ये, और इससे अगर अंदर हम चले जाएंगे तो जड़ तक की जो लंबवत दूरी होगी, इसे ही हम कंठ मोटाई कहते हैं कि वेल्ड कितना मोटा है। आइए अब देखते हैं, अगली हेडिंग पर चर्चा करते हैं। तो अगली जो है वो है परिमापों की गणना। तो हमने आपको ऊपर बताया था वेल्ड माप क्या होता है, तो उसी की गणना करते हैं कि उसे कितना रखना चाहिए। तो देखिए, जोड़ के विभिन्न परिमापों की गणना भारतीय मानक 816/1969 के अनुसार निम्नवत रखी जा सकती है। तो जो मिनिमम साइज होगी, मिनिमम साइज जो होगी वो क्या होगी, 10 mm तक अगर प्लेट मोटी है तो उसमें रखेंगे 3 mm। ध्यान दीजिए, अगर प्लेट की जो कह सकते हैं मैक्सिमम मोटाई है वो 10 mm तक है, तो जो मिनिमम साइज होगी इसकी वेल्ड की वो 3 mm। और अगर मैक्सिमम मोटाई प्लेट की 10 से 20 mm तक है तो रखेंगे 5 mm मिनिमम साइज वेल्ड की। और अगर 20 mm से 32 mm तक प्लेट की अधिकतम मोटाई है तो 6 mm रखेंगे, और 32 से 50 mm तक है तब 8 mm रखेंगे। तो ये हमने साइज जान लिया कि वेल्ड की जो न्यूनतम माप होगी वो कितनी होगी। और फिलेट वेल्ड की न्यूनतम माप पतले भाग की मोटाई से कम न हो, ये स्टार पॉइंट है। ध्यान दीजिए कि जो न्यूनतम माप है, मान लीजिए जैसे कह सकते हैं कि 2 mm तक की अगर प्लेट मोटी है तब, तो वही बात ना कि जो ये न्यूनतम माप है वो प्लेट की कह सकते हैं न्यूनतम मोटाई से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे इसी में 10 mm तक है तो इसमें 3 mm लेंगे, ठीक, लेकिन जो न्यूनतम अगर प्लेट की मोटाई है उससे कम नहीं लेंगे। तो देखिए, उपयुक्त माप जो है वो मोटे भाग के अनुसार हमने आपको बताया कि मैक्सिमम साइज जो थी उसके अनुसार। अब देखिए, वेल्ड की जो मैक्सिमम साइज होगी वो क्या होगी, तो मैक्सिमम साइज होगी स्क्वायर अगर किनारा है, ठीक, अगर वर्ग का रूप है प्लेटों का तो उसमें करेंगे यस इक्वल टू प्लेट की मोटाई माइनस 1.5 mm। ये फार्मूला ध्यान दीजिए, प्लेट की मोटाई माइनस 1.5 mm। उसके बाद है कि फॉर राउंडेड एज, अगर कह सकते हैं गोलाकार है, वृत्ताकार है, तो उसके लिए जो माप होगी यस इक्वल टू 3/4 इंटू प्लेट की मोटाई। तो ये होगी राउंडेड के लिए, ये होगी स्क्वायर के लिए। आगे देखते हैं क्या है। तो आगे है कि इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस। जो हमने कंठ मोटाई आपको बताया था कि तिर्यक रेखा से वो जड़ तक जो लंबाई होती है उसे क्या कहते हैं, इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस। तो उसी पर चर्चा करते हैं। तो वो टी से दर्शाया जाता है, टू इक्वल टू के इंटू यस होता है। ये फार्मूला भी ध्यान दीजिए, टी इक्वल टू के इंटू यस। यहाँ प्रभावी कंठ की मोटाई टी है और के जो है वो स्थिरांक है, कांस्टेंट है, और यस जो है वो वेल्ड की माप हमने अभी पीछे आपको
बताया था। तो के के मान के लिए भी IS कोड 816/1969 का सहारा लिया जाता है। तो ये क्या कहता है के मान के लिए, क्योंकि के एक स्थिरांक है, तो संगलित सतहों के बीच कोण, अगर दो कह सकते हैं प्लेटों को जोड़ा जा रहा है, मान लीजिए जैसे ये दो प्लेटें हैं, तो अगर 60 से 90 तक अगर ये कोण है ये इनके बीच का, तो इन्हें इसमें क्या रखेंगे के का मान 0.70, ये हमने आपको दिखाया ना 0.70। अगर 91 से मान लीजिए 100 तक है, तब उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए करेंगे 0.65। और अगर 101 से 106 है तो 0.60, और अगर 160 डिग्री से 113 डिग्री है तो 0.55। उसके बाद 114 डिग्री से 120 डिग्री है तो 0.50। तो ये IS कोड का एक कह सकते हैं 1969 के मान के लिए है। तो इसका मान भी हम प्रयोग करते हैं। सामान्यतः यह कोण 60 से 90 डिग्री तक होता है। देखिए सामान्यतः जो होता है वो 60 से 90 डिग्री तक होता है, जिसके लिए के का मान कितना लिया जाता है 0.70। संगलित क्षेत्र के मध्य 60 डिग्री से कम और 120 डिग्री से अधिक का कोण मान्य नहीं है। जब वेल्डिंग करेंगे तो कम से कम 60 डिग्री हो, इससे नीचे ना हो, और अधिक से अधिक 120 डिग्री हो, इससे ऊपर ना हो। तो ये ख्याल रखिए। तो फिलेट वेल्ड की प्रभावी लंबाई का एक फार्मूला है, इसे ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिए कि फिलेट वेल्ड की प्रभावी लंबाई, तो वांछित लंबाई -2 इंटू वेल्ड माप। तो ये क्या है, फिलेट वेल्ड की प्रभावी लंबाई है, वांछित लंबाई -2 इंटू वेल्ड की माप। उसके बाद है कि स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड, स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड, सामर्थ्य, फिलेट वेल्ड का सामर्थ्य। तो देखिए अगर मान लीजिए टी प्रभावी कंठ की मोटाई है, यस वेल्ड का माप है, एफएस क्या है, वेल्ड में अनुज्ञेय अपरूपण प्रतिबल है, और यल क्या है, वेल्ड की प्रभावी लंबाई है, और पी क्या है, वेल्ड का सामर्थ्य है। तो सामर्थ्य के लिए आखिर क्या फार्मूला होगा, इस पर ध्यान देते हैं। तो वेल्ड की सामर्थ्य के लिए है कि एरिया ऑफ फिलेट वेल्ड इंटू शियर स्ट्रेस, ये फार्मूला है। एरिया इंटू स्ट्रेस ये हम जानते हैं सामर्थ्य बराबर होता है फार्मूला। तो शियर एरिया क्या होगा, लेंथ ऑफ वेल्ड इंटू थ्रॉट थिकनेस। देखिए हमने आपको बताया था कि कुछ वेल्ड इस प्रकार से होगा, ठीक। तो लेंथ ऑफ वेल्ड, वेल्ड की लंबाई इंटू थ्रॉट थिकनेस, अगर इसका गुणा कर देंगे तो ये, क्योंकि ये त्रिभुज का रूप है कुछ, तो ये शियर एरिया हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर कर्तन में कह सकते हैं फेल होने का भय है। उसके बाद है स्ट्रेंथ बराबर थ्रॉट थिकनेस इंटू इफेक्टिव लेंथ, ये तो हो गया शियर एरिया के स्थान पर। उसके बाद शियर स्ट्रेस है, तो शियर स्ट्रेस, तो देखिए फार्मूला क्या तैयार होता है, P = T इंटू यल इंटू एफ एस, P = T इंटू यल इंटू एफ एस। तो ये जो है फिलेट वेल्ड का सामर्थ्य का फार्मूला है, तो इसे ध्यान में रख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद है अनुज्ञेय अपरूपण प्रतिबल का मान 110 न्यूटन प्रति mm² में लिया जाता है। मान लीजिए अगर अनुज्ञेय अपरूपण प्रतिबल का मान नहीं दिया है क्वेश्चन में, तब उसके लिए क्या करेंगे, 110 न्यूटन प्रति mm² लेंगे। उसके बाद है स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड, अगर बट वेल्ड है तब उसकी सामर्थ्य क्या होगी। तो देखिए हमने ऊपर आपको बताया ही था कि टी प्रभावी कंठ की गहराई है, यल प्रभावी लंबाई है, पी क्या है, वेल्ड का परिमाप है, और सॉरी पी वेल्ड की सामर्थ्य है, और एफ टी क्या है, अनुज्ञेय तनन प्रतिबल है, और बी क्या है, प्लेट की न्यूनतम चौड़ाई है। तो वेल्ड की जो सामर्थ्य होगी वो प्रभावी क्षेत्रफल इंटू अनुज्ञेय तनन प्रतिबल होगी। तो प्रभावी क्षेत्रफल जो होगा वो होगा बी इंटू टी डैश, टी डैश भी मोटाई ही है, और बी क्या है, उसकी चौड़ाई है प्लेट की, और एफ टी क्या है, अनुज्ञेय प्रतिबल, जो हमने अभी आपको जस्ट ऊपर बताया था वही है, ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं। इसलिए इसमें क्योंकि बस इसमें बी जो लिया जाता है वो चौड़ाई ली जाती है, और उसमें जो है लंबाई ली जाती है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा अंतर है नहीं। तो ये समझ गए होंगे आप। तो अगर चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हाँ एक बात और कि अगर आपको नोट्स चाहिए इसकी, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए हमें, तो हम आपको व्हाट्सएप नंबर देंगे, और जो है आपको PDF प्रोवाइड करवाएंगे इसका, और बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप जो है बने रहिए हमारे साथ, लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।